हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम सिटीजनशिप चैप्टर देखने वाले हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम पॉलिटी लक्ष्मीकांत 6th एडिशंस बुक। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सिटीजनशिप किसे मिलती है और कितने टाइप के सिटीजन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के डेट में इंडिया में दो टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। एक तो सिटीजन्स और दूसरे एलियंस। अब ये जो एलियंस हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिटीजन्स होते कौन हैं। तो सिटीजन्स वो होते हैं जो एक कंट्री के फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। जैसे इंडिया है तो इंडियन स्टेट के वो फुल टाइम मेंबर होंगे एंड दे ओ अलीजेंस टू इट। एलिजेंस का मतलब क्या है? दैट दे अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि हाँ हम इसकी संप्रभुता को मानते हैं और वी आर इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। तो दे आर फुल टाइम मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ओ अलीजेंस टू इट, ठीक है। उनको सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं। वहीं पे एलियंस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस और दूसरे होते हैं एनिमी एलियंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्रेंडली एलियंस वो लोग होते हैं जिनका हमारी कंट्री के साथ थोड़ा अच्छा रिलेशन है, ठीक है। और एनिमी एलियंस वो होते हैं जिनका हमारी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, या इंडिया उन कंट्रीज के साथ वॉर में इन्वॉल्व है। तो ये सारे जो लोग होते हैं ये एनिमी एलियंस के कैटेगरी में आता है। तो इनको किसी भी टाइप का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, विच इज इन आर्टिकल 22। फ्रेंडली एलियंस को दिया जाता है क्योंकि हमारे कॉर्डियल रिलेशंस है उन कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो इनको थोड़े से राइट्स मिलते हैं, बट सिटीजन्स के कंपैरिजन में इनको राइट्स थोड़े कम मिलते हैं। सिटीजन्स को ज़्यादा राइट्स हैं, फ्रेंडली एलियंस को कम राइट्स हैं, और एनिमी एलियंस को तो बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर, और उनको अरेस्ट और डिटेन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जो सिटीजन्स होते हैं उनके कुछ राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है? इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आप लोगों को पता होगा। दैट राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप इन सब के बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 16 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये सिटीजन्स को मिलता है, ये ना फ्रेंडली एलियंस को मिलता है और ना ही एनिमी एलियंस को मिलता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम सिर्फ अपने सिटीजन्स को देते हैं। फिर आर्टिकल 19 देख लो, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली है, एसोसिएशन है, मूवमेंट, रेसिडेंस या प्रोफेशन, ये है। आर्टिकल 29 और 30 में क्या है? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल उसके बाद जो ये लोकसभा की इलेक्शंस हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, इनमें राइट टू वोट का अधिकार होता है सिटीजन्स को। राइट टू कंटेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो इन सब पोस्ट्स के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, तभी आप जाकर के इन पोस्ट को इन पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है सिर्फ क्राइटेरिया इंडियन सिटीजन होना है। प्लेस ऑफ बर्थ पे इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है उसमें कोई भी कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब आपने किस प्रोसेस से सिटीजनशिप ली है उससे डिपेंड नहीं करता, लेकिन आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। अब राइट्स तो सिटीजन्स को मिले हैं, तो राइट्स के साथ कुछ ड्यूटीज भी उनकी इंडियन स्टेट के प्रति होती है, जैसे कि टैक्सेस पे करना, अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, अपनी कंट्री को डिफेंड करना जब भी नीड हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये उनकी ड्यूटीज़ है। तो इंडिया में दोनों टाइप के सिटीजन, जो बाय बर्थ सिटीजन है या जो नेचुरलाइज सिटीजन है। हम देखेंगे कितने टाइप के सिटीजनशिप होती है। तो एक तो जो बर्थ, जो पैदा हुआ है
यहीं पे बाय बर्थ जो सिटीजन है और एक सिटीजन जो नेचुरलाइज सिटीजन है, दोनों प्रेसिडेंट की पोजीशन को होल्ड करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन यूएसए में सिर्फ जो यूएसए में पैदा हुआ है वही प्रेसिडेंट की पोस्ट को कंटेस्ट कर सकता है। नेचुरलाइज सिटीजन को ये अलाउ नहीं किया गया है यूएसए में। ठीक है, हमारे यहाँ नेचुरलाइज सिटीजन भी प्रेसिडेंट की पोस्ट को ले सकता है। अब हम देखेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिटीजनशिप है वो पार्ट सेकेंड में रखा गया है और आर्टिकल्स 5 to 11 इसके लिए है। ठीक है, सो 5 to 11 आर्टिकल्स एंड पार्ट सेकेंड, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो इसके रिलेटेड ना ही कोई परमानेंट ना ही कोई इलैबोरेट पोजीशंस दी गई हैं। ये सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करता है जो कि सिटीजन्स हैं एट इट्स कमेंसमेंट, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आया था 26 जनवरी 1950, तब के जो सिटीजन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है या पर्सन्स को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है कि वो कोई भी लॉ सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ वो बना सकते हैं, कोई भी लॉ को पास कर सकते हैं। तो उसी पे पार्लियामेंट ने एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया था 1955, जिसको कि टाइम टू टाइम अमेंड किया गया है। अभी भी जो आप देख रहे होगे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है ना, एनआरसी, या फिर आप सीएए ले लो, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इसी एक्ट को अमेंड करके बनाया गया है। तो ये है सिटीजनशिप एक्ट 1955। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी है पर्सन्स के जो कि सिटीजनशिप बने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को बताया था। वो क्या थे? एक पर्सन जिसके पास डोमिसाइल हो इंडिया का, ठीक है, और इनमें से 3 कंडीशंस को वो फुलफिल करता हो, कोई भी एक कंडीशन इन 3 कंडीशन में से फुलफिल करता हो। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि एक तो वो बॉर्न इन इंडिया होना चाहिए, या फिर उसके कोई भी दोनों में से कोई भी पेरेंट्स जो है वो बॉर्न इन इंडिया होने चाहिए, या तो मम्मी या पापा कोई भी इंडिया में उनका जन्म हुआ होना चाहिए, या फिर वो जो पर्सन है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो इंडिया में 5 साल के लिए इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया है तो इसके 5 साल पहले यानी 1945 से यहाँ पे रह रहा हो। ठीक है, तो ये जितने भी सिटीजन होंगे इनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ये सब इंडियन सिटीजन्स कहलाएंगे। वापस एक बार देखो, एक इंसान जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल हो और इनमें से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करता हो, या तो खुद इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या फिर उसके दोनों में से कोई भी एक पेरेंट जो है वो इंडिया में बॉर्न हुए हो, या फिर वो इंडिया में रह रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 5 साल पहले से, तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? एक पर्सन जो कि पाकिस्तान से इंडिया आया हो, एक पर्सन जो कि पाकिस्तान से इंडिया आया हो वो इंडियन सिटीजन तब बनेगा जब या तो वो खुद या फिर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों। ठीक है, और इनमें से 2 क्राइटेरिया को वो फुलफिल करता हो। क्या है? अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आ गया हो, ठीक है, और यहां पे रह रहा हो सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, ठीक है, या फिर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो और रजिस्टर हुआ हो एज इंडियन सिटीजन। और एक पर्सन रजिस्टर कब हो सकता है इंडियन सिटीजन? जब वो 6 मंथ्स से ज्यादा रह चुका हो अपने रजिस्ट्रेशन के पहले,
यानी कि उसको सिटीजन बनने के लिए 6 महीने से ज्यादा यहां रहना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? एक इंसान जो कि पाकिस्तान गया हो, ये सेकंड वाला था इंडिया आया हो पाकिस्तान से, और ये क्या है? पाकिस्तान गया हो इंडिया से। कब? 1 मार्च 1947 के बाद। ठीक है, पर बाद में उसका मन बदल गया और वो इंडिया आ गया रीसेटलमेंट के लिए, तो वो भी इंडियन सिटीजन बन सकता है। बट उसके लिए भी क्या क्राइटेरिया है? उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले यहां पे 6 मंथ्स रहना होगा। ठीक है। चौथा क्राइटेरिया क्या है? एक पर्सन या तो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए होने चाहिए। ठीक है, या फिर वो बाहर रह रहा हो और वो इंडियन सिटीजन बनना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसको रजिस्टर करना होगा अपने आप को, किस अपने डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि इंडिया का हो। ठीक है, जिस कंट्री में वो रह रहा होगा वहां पे उसके कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंडिया के, वहां पे उसको अपने आप को रजिस्टर करना होगा कि मैं इस सिटीजनशिप को छोड़ के इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता हूं। और उसके बाद वो क्या करे? उसके बाद उसको इंडियन सिटीजनशिप अगर मिल जाती है तो फिर वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है ये ओवरसीज सिटीजन को भी कवर करता है, जो जिसने कि जहां पे वो रह रहा है वहां पे अपनी सिटीजनशिप छोड़ करके और इंडियन सिटीजनशिप ले ली हो। आई होप ये आपको समझ में आया है। तो इन सबको अगर हम सम अप करते हैं तो ये प्रोविजन सिटीजनशिप से डील करते हैं। एक पर्सन जो इंडिया में ही डोमिसाइल्ड है, एक पर्सन जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आया है, एक पर्सन जो पाकिस्तान जो माइग्रेट किया हो पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान गया हो और बाद में रिटर्न आ गया हो इंडिया, और एक पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है और बाहर रहता हो, तो उसको अपने कॉन्सुलर में रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये हमने देखा 4 प्रोविजन। कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है सिटीजनशिप को लेकर के। ये क्या है देखते हैं। वो ऐसा कोई भी पर्सन सिटीजन नहीं होगा इंडिया का जिसने किसी बाहर की कंट्री की सिटीजनशिप को वॉलंटरी अक्वायर किया हो और हमारी छोड़ी हो या ना छोड़ी हो, हम सिटीजनशिप उससे ले लेते हैं अगर उसने कहीं और की सिटीजनशिप ले ली है तो। ठीक है, एक इंडियन सिटीजन तब तक ही सिटीजन रहेगा जब तक पार्लियामेंट ने उसके खिलाफ कोई लॉ ना बनाया हो। मान लो पार्लियामेंट का कल को मन किया कि उसने सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज को चेंज कर दिया, तो वो सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ को कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक ही वो इंडियन सिटीजन है जब तक पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया है। दूसरा प्रोविजन। तीसरा प्रोविजन क्या है कि पार्लियामेंट के पास वो सारी पावर है कि किसी से को सिटीजनशिप दे सकते हैं, किसी की टर्मिनेट करा सकते हैं, और कोई भी मैटर सिटीजनशिप से रिलेटेड किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है। तो ये कुछ प्रोविजंस थे। अब हम देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इस एक्ट में सिटीजनशिप को कैसे लेना है, कैसे सिटीजनशिप किसी की लॉस होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद का दिया हुआ है। ठीक है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसे किसी की एक्विजिशन होगी सिटीजनशिप की और कैसे लॉस होगी, इसके बारे में ये एक्ट बताता है। तो जो ओरिजिनली जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था उसमें कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के बारे में भी बात की गई थी, पर इस प्रोविजन को रिपील कर दिया गया था 2003 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, तो ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप क्या थी। काफी इजी है, आपको पता है कॉमनवेल्थ में कौन सी कंट्रीज है? जो ब्रिटेन की कभी ना कभी गुलाम रही थी जो कंट्रीज,
तो अब आप इससे रिलेटेड मुझे बताओगे कि कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप क्या थी। अब हम बात करेंगे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी हम सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। तो इसमें 5 तरीके बताए गए हैं सिटीजनशिप को अक्वायर करने के लिए। सबसे पहला है बर्थ, फिर है डिसेंट, फिर है रजिस्ट्रेशन, फिर है नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये आंख बंद करके भी कोई अगर आपसे पूछे कि सिटीजनशिप हमें कैसे कैसे वेज से मिल सकती है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि ये बर्थ से, डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से ही मिल सकती है। तो बर्थ के लिए क्या है, सबसे पहला प्रोविजन बर्थ के लिए हम देखेंगे, एक पर्सन जो कि इंडिया में जिसका जन्म हुआ हो, ठीक है, या तो 26 जनवरी 1950 के पहले या फिर बाद में, मतलब या तो 26 जनवरी 1950 के टाइम पे इसका जन्म हुआ हो या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो, इंडिया में बॉर्न, पर 1 जुलाई 1987 से पहले। टाइमलाइन को समझना कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक की बात हो रही है। इस बीच में जो भी लोग पैदा हुए हैं, ठीक है, चाहे उनकी पेरेंट्स की कोई भी नेशनैलिटी हो, कहीं के भी वो सिटीजन हो, ठीक है, तो बाय बर्थ वाले में इनको मिल जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एक पर्सन जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 पे हुआ हो या उसके बाद हुआ हो। ये था ना टाइमलाइन, अब इसके बाद वाले की बात हो रही है, यहां से लेके इसके बाद वाले तक की बात हो रही है। इंडियन सिटीजन तब बन सकेगा जब दोनों में से कोई भी पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो अपने जन्म के टाइम पे। तो पहला वाला क्या था, पहला वाला था 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक जो भी बॉर्न हुआ हो, चाहे उसके पेरेंट्स की कोई भी नेशनैलिटी हो, वो इंडियन सिटीजन ही कहलाएगा क्योंकि उसका जन्म इंडिया में हुआ है इस टाइमलाइन में। दूसरे टाइमलाइन में है 1 जुलाई 1987 से उसके बाद तक जो भी सिटीजन, जो भी पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ हो, उसके पेरेंट्स में से कोई एक, मम्मी या पापा, इंडियन सिटीजन होने चाहिए जब उसका जन्म हुआ हो, तब उसको मिलेगी सिटीजनशिप, ठीक है। अब बात होती है उनकी जो दिसंबर 3 2004 तक या फिर दिसंबर 3 2004 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया है कि दोनों ही पेरेंट्स को इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा या फिर इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। एक ही क्राइटेरिया ऑलमोस्ट, कि या तो दोनों पेरेंट्स या फिर कोई एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। या तो दोनों पेरेंट्स ही इंडियन सिटीजन होने चाहिए या फिर एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो, तब उसको इंडियन सिटीजन मिलेगी सिटीजनशिप, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, फॉरेन डिप्लोमैट्स के बच्चे जो इंडिया में पैदा हो रहे हों या फिर एनिमी एलियंस के बच्चे जो इंडिया में पैदा हो रहे हों, कहीं किसी तरीके से आ गए हों एनिमी एलियंस, है ना, और उनके बच्चे यहां हो रहे हैं, तो उनको भी सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिलेगी। किनको किनको नहीं मिलेगी, फॉरेन डिप्लोमैट्स के बच्चे और एनिमी एलियंस के बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिलेगी। आई होप आपको क्लियर है बाय बर्थ वाला। फिर हम बात करेंगे बाय डिसेंट। तो बाय डिसेंट में क्या है, एक बच्चा जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ हो, कब से कब तक, जनवरी 26 1950 तक या उसके बाद, ठीक है, पर डेट की एंड डेट क्या है, 10 दिसंबर 1992। तो एक बच्चा जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ हो 26 जनवरी 1950 से लेके दिसंबर 10 1992 तक जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ हो, वो इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट ले सकता है तब
जब उसके फादर इंडियन सिटीजन हो उसके बर्थ के टाइम पे। समझ रहे हो बात को? तो ये टाइमलाइन है, और ये इंडिया के बाहर पैदा हुआ हो। तो ये इंडियन सिटीजन तब बन सकता है जब उसके फादर उसके जन्म के टाइम पे इंडियन सिटीजन हो। ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि वही बच्चा या कोई और बच्चा जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ हो, कब? 10 दिसंबर 1992 से या उसके बाद। तो वो इंडियन सिटीजन कब कहलाएगा? जब उसके दोनों ही पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो उसके बर्थ के टाइम पे। तो देख रहे हो कैसे चेंज होता जा रहा है ये। तो जब दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होंगे तभी उसको मिलेगा। ठीक है। 3 दिसंबर 2004 के बाद वाले जो बच्चे हैं जो कि इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं, उनको बाय डिसेंट नहीं मिलेगा, सिटीजनशिप बाय डिसेंट नहीं मिलेगा तब तक जब तक उनका जो बर्थ है वो रजिस्टर ना कराया जाए इंडियन कॉन्सुलेट में उसके जन्म के 1 साल के अंदर। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की और उस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड। मतलब 1 साल के अंदर उसको रजिस्टर, उसके पेरेंट्स को रजिस्टर कराना पड़ेगा उसका बर्थ। कहां पे? इंडियन कॉन्सुलेट में। और अगर मान लो वो 1 साल के अंदर उसको रजिस्टर नहीं करा पाता है तो फिर उसको परमिशन लेना पड़ेगा कि हमने नहीं कराया था इसको रजिस्टर, अब हम कराना चाहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर परमिशन देती है तब आप इसको रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है। तो जब माइनर का रजिस्ट्रेशन होगा उसके पेरेंट्स अंडरटेकिंग देंगे। ठीक है। अंडरटेकिंग क्या देंगे? कि वो किसी भी और कंट्री का पासपोर्ट होल्ड नहीं करते हैं। सिंपल। तो ये है बाय डिसेंट। इसमें और एक प्रोविजन है कि अगर जो माइनर चाइल्ड है जो कि इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, और साथ साथ किसी और कंट्री का भी सिटीजन है, एक माइनर चाइल्ड जो कि इंडिया का भी सिटीजन है डिसेंट से और किसी और कंट्री का भी सिटीजन है, तो उसकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो सीज हो जाएगी, हट जाएगी। अगर वो किसी और कंट्री जिसका भी उसने सिटीजनशिप ले रखा है उसको नहीं छोड़ता है तो। कब तक? जब वो 6 मंथ्स का, अपने फुल एज पे 6 मंथ्स के अंदर नहीं अगर छोड़ता है, 18 ईयर्स का जब वो हो जाएगा तो उसके 6 मंथ्स के अंदर अगर उसने दूसरी वाली सिटीजनशिप नहीं छोड़ी तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप सीज कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये था बाय डिसेंट। बाय रजिस्ट्रेशन क्या है? अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एप्लीकेशन बेस्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इंडियन सिटीजन के लिए या कोई भी पर्सन जो कि इलीगल माइग्रेंट ना हो और फॉलोइंग कैटेगरी में आता हो। सबसे पहला कैटेगरी क्या है? एक पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है, रूट्स उसके इंडियन है और वो इंडिया में रह रहा हो 7 साल से, ये एप्लीकेशन भरने से पहले, एप्लीकेशन भरने से पहले वो 7 साल से यहां पे रह रहा हो, उसको हम रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप दे देते हैं। ठीक है। सेकंड प्रोविजन क्या है? एक पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है जो कि किसी और कंट्री में रह रहा हो या फिर किसी और जगह पे रह रहा हो आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। समझ रहे हो बात को? तो इसको भी हम दे देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप। तीसरा क्राइटेरिया है कोई पर्सन अगर इंडियन सिटीजन से उसकी शादी होती है और वो इंडिया में रह रहा हो 7 सालों से एप्लीकेशन देने से पहले, तो भी हम उसको सिटीजनशिप दे देंगे। माइनर चिल्ड्रन इंडियन सिटीजन के
इंडियन सिटीजन के माइनर बच्चे को भी हम इंडियन सिटीजनशिप दे देते हैं। एक पर्सन जिसकी 18 साल की उम्र या उससे ज्यादा हो चुकी है और उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स रजिस्टर्ड हो, उसको भी हम दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? एक पर्सन जिसकी 18 साल या उससे ज्यादा की एज हो चुकी हो और उसके आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, कोई भी एक, पहले इंडिपेंडेंट इंडिया में सिटीजन रहा हो और वो इंडिया में 12 महीने से ऊपर रह चुका हो एप्लीकेशन देने से पहले। फिर से सुनना, एक पर्सन जो कि फुल एज और कैपेसिटी में अपने हैं, ठीक है, और उसके कोई भी पेरेंट्स में से कोई भी मम्मी या पापा पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन थे, है ना, और वो अब इंडिया में ही रह रहा है 12 महीने से ऊपर एप्लीकेशन देने से पहले, तो भी हम उसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। फिर एक पर्सन जो अपने फुल एज और कैपेसिटी में रजिस्टर्ड है एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके पास कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर है वो 5 इयर्स से, 5 सालों से, और वो इंडिया में एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट रह रहा हो 12 महीने से एप्लीकेशन देने से पहले, इसमें भी 12 मंथ्स का एक क्राइटेरिया है, उसको भी हम रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप दे देंगे। तो अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑफ इंडियन ओरिजिन if he or either of his parents were born in undivided India or in such territory which became part of India after 15th August 1947। तो इंडियन ओरिजिन का हम उन लोगों को बोलते हैं जिनके दोनों में से कोई भी पेरेंट, मम्मी या पापा, अनडिवाइडेड इंडिया में या तो पैदा हुए हों या फिर इंडिया की टेरिटरी का पार्ट हो जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद ऐड हुआ हो। इन सब कैटेगरी के पर्सन को हम ओथ ऑफ एलिजियंस दिलवाएंगे कि हम इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह को मानते हैं, है ना, और उनको हम सिटीजन्स की तरह रजिस्टर कर लेंगे। तो एलिजियंस एक तरह का लॉयल्टी या कमिटमेंट होता है जब आप किसी कंट्री से करते हो या किसी को करते हो, दैट इज एलिजियंस। ओके। नेक्स्ट प्रोविजन है बाय नेचुरलाइजेशन। तो हम नेचुरलाइजेशन से कैसे सिटीजनशिप देंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन तब दे सकती है अगर वो इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन को पास करता है, पर हाँ इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या है, अगर वो उन कंट्री का सिटीजन है जिस कंट्री में हमारे सिटीजन्स को नेचुरलाइजेशन से सिटीजन नहीं बनाया जाता है, उस कंट्री के सिटीजन को हम नेचुरलाइजेशन से सिटीजन नहीं बनाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात है, आप हमारे साथ जैसा रिलेशन रखोगे हम वैसे ही रखेंगे आपके साथ। तो ही इज नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन्स और सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। तो उस कंट्री में अगर इंडियन सिटीजन को सिटीजनशिप नहीं मिलती हो या नेचुरलाइजेशन के थ्रू नहीं मिलती हो तो हम भी उस कंट्री के सिटीजन को नेचुरलाइजेशन या फिर सिटीजनशिप नहीं देंगे। सिंपल। सेकेंड प्रोविजन क्या है? सेकेंड है that if he is a citizen of any country, he undertakes to renounce the citizenship of that country in the event of his application for Indian citizenship being accepted। तो अगर इंडियन सिटीजनशिप एक्सेप्ट होती है तो उसको अपने बाहर के कंट्री की सिटीजनशिप को छोड़नी पड़ेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हम नहीं देंगे उसको, कर देता है तो हम दे देंगे उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू। और जो क्राइटेरिया होता है नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी होती हैं। तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू हम जब देंगे तो उसको अपनी इंडियन सिटीजनशिप को इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर करनी होगी और बाकी को छोड़ना होगा। ओके।
अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में हो, ठीक है, या फिर और पार्टली द वन एंड पार्टली द अदर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, कोई भी सर्विस में वो हो, इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी सर्विस में अगर वो 12 महीने तक हो, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजन बनने के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द 14 years immediately preceding the said period of 12 months, he has either resided in India or been in service of a government of India or partly the one and partly the other for periods amounting in aggregate to not less than 11 years. 11 साल का क्राइटेरिया है, अगर इतने टाइम तक रह जाता है वो, तो भी हम उसको नेचुरलाइज सिटीजन मान लेंगे, ठीक है। अगर वो गुड कैरेक्टर का है, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल टर्म है। गुड कैरेक्टर आप कैसे डिसाइड करोगे, यानी कि मान लो कोई केस उसके ऊपर ना चला हुआ हो या इस टाइप का, तो वो डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये गुड कैरेक्टर का होना चाहिए। अगर उसको किसी टाइप में एडिक्वेट नॉलेज है किसी लैंग्वेज में, जो कि 8th शेड्यूल में रखा गया हो, 8th शेड्यूल में जितने लैंग्वेज हैं उसमें अगर किसी को महारत हासिल है, तो उस लैंग्वेज के बेसिस पे भी नेचुरलाइज सिटीजनशिप हम दे देंगे, ठीक है। तो in that in the event of a certificate of naturalization being granted to him, he intends to reside in India or to enter into or continue in service under government of India or under an international organization of which India is a member or under a society, company or body of person established in India. However, the government of India may waive all or any of the above condition for naturalization in case of a person who has rendered distinguished service to science, philosophy, art, literature, world peace or human process. Every naturalized citizen must take oath allegiance to the Constitution of India. तो इसमें ये कह रहा है कि अगर वो किसी भी फील्ड में, साइंस हो गया, फिलॉसफी हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, वर्ल्ड पीस हो गया, इन सब में भी अगर उसने बहुत ही डिस्टिंग्विश सर्विस दी है इन सब फील्ड्स में भी, तो भी उसको नेचुरलाइज सिटीजन कह सकते हैं या नेचुरलाइज सिटीजनशिप दे सकते हैं, ठीक है। या फिर उसने किसी भी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो जिसका इंडिया मेंबर हो, तो भी सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन हम उसको दे सकते हैं। 5th है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अगर इंडिया में कोई फॉरेन कंट्री मिल जाता है तो उसके जो पर्सन्स होंगे वो भी इंडियन सिटीजन्स ही कहलाएंगे। जैसे कि हमने पौंडीचेरी को जब इंडिया का पार्ट बनाया था, तो जितने भी सिटीजन्स थे वो इंडियन सिटीजन कहलाने लग गए। ये क्या, कौन सा था? सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके थ्रू सारे सिटीजन्स को इंडियन सिटीजन बोला जाने लगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल इस पर्टिकुलर पार्ट में। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्रा चैनल। और इस प्रोविजन से लेकर के कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।